नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें 45 पोस्ट को ओपन रखा था लैटरल एंट्री के लिए। ये ऐसी एंट्री है जिसमें हायर लेवल या फिर मिड लेवल के ऑफिशियल्स को रिक्रूट किया जाता है जब डोमेन स्पेसिफिक स्पेशलिटी चाहिए होती है तब। यानी कि आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उन्होंने उस तरह से तैयारी नहीं की है, बट अपने सेक्टर में उन्होंने ऐसी अचीवमेंट ले ली है जिसकी वजह से अब वही अचीवमेंट वो यूपीएससी के लिए लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर बात करें इस पूरे प्रोसीजर को बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने इसका खंडन किया था, बट करंट सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे समय से नहीं, ये कांग्रेस के ज़माने से हुआ है। चलो जो भी है, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस मेंस पेपर 2, और थोड़ा बहुत इसमें प्रीलिम्स से भी संबंधित चीज़ मिलेगी आपको। तो यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली थी, अब रद्द कर दिया है इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के लिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर नौकरियां निकाली थी। अब यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से 17 अगस्त को जारी लेटरल एंट्री नियुक्ति की नोटिफिकेशन को रद्द किया जाएगा। और ये किसने बोला है? ये सेंटर ने सीधे सीधे बोल दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर का विजन बताया जा रहा है कि वो ऐसा नहीं चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए कहा। पीएम के कहने पर यह फैसला बदला गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से यूपीएससी चेयरमैन को यह पत्र लिखा गया था। इसमें उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ऐसी नियुक्ति पर की गई पहल का भी जिक्र किया है। इस पत्र में कहा गया कि साल 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में पहली बार केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी। हाल ही में यूपीएससी की ओर से लेटरल एंट्री की भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, जिसकी प्रक्रिया और उसमें आरक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा था। लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था। सरकार आरएसएस वालों की लोकसेवकों को भर्ती कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा था। विपक्षी दल के नेता को जवाब देते हुए कानून मंत्री ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेटरल एंट्री के जरिए ही 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया था। मोंटेक सिंह आहलूवालिया को योजना आयोग का उपाध्यक्ष और सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चीफ बनाया गया था, और कांग्रेस ने लेटरल एंट्री की शुरुआत की थी, ये भी कहा गया है। अब प्रधानमंत्री ने यूपीएससी के नियम बनाने का अधिकार देकर लेटरल एंट्री सिस्टम को व्यवस्थित बनाने की बात की थी। मतलब चल तो रहा था, बट यहाँ पे और व्यवस्थित कर दिया गया था इस सिस्टम को। पहले की सरकारों में लेटरल एंट्री फॉर्मल सिस्टम नहीं था, इनफॉर्मली लाया जाता था। अब बोल दिया गया था, यूपीएससी अब इसे नोटिफाई करके ला रहा है। इसके अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने 17 अगस्त को 45 पोस्ट निकाली थी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्रों के लोगों को सरकार के सीनियर पदों में शामिल किया जाना था। लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी की ओर से जारी किए गए विज्ञापन में आरक्षित सीटों का जिक्र नहीं किया गया है। यह जरूर कहा गया था कि इन पदों के लिए योग्य कैंडिडेट को चुनाव किया जाएगा। फिर 18 अगस्त को कांग्रेस नेता ने पोस्ट में लिखा कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती में आरक्षण लागू नहीं है, और ऐसे में इसके जरिए भर्ती करके खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी का हक मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों को भर्ती कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा था। इसके अलावा इस पर दोनों तरह की बातें की गई। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी का कहना था कि यूपीएससी के जरिए निकाली गई वैकेंसी में आरक्षण के नियम लागू होंगे जो यूपीएससी के किसी भी दूसरी परीक्षाओं में होते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक आरटीआई में ये भी जवाबदेही की थी कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर पॉइंट के जरिए रिजर्वेशन लागू होगा। अब बात यह है कि जब हम यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक स्पेशलिटी मांग रहे हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार से रिजर्वेशन लागू हो रहा है? देखो, रोस्टर सिस्टम किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। इस सिस्टम के मुताबिक सरकारी नौकरी में हर चौथा पद ओबीसी, हर 7वां पद शेड्यूल कास्ट और हर 14वां पद एसटी को दिया जा रहा है, और हर 10वां पद जो है वो ईडब्ल्यूएस को दिया जा रहा है। हालांकि 3 से कम पद पर भर्ती के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, और इस बार यूपीएससी ने क्योंकि 45 पद निकाले थे, तो रिजर्वेशन रोस्टर के मुताबिक इसमें 6 शेड्यूल कास्ट आने थे,
3 ST आने थे, 12 OBC और 4 EWS कैटेगरी के आने थे। हालांकि सरकार ने कानूनी टेक्निकल वजहों का लाभ उठाते हुए अलग अलग विभागों से 3 से कम पदों के लिए विज्ञापन जारी किए थे, इसलिए इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, ऐसी बातें कही जा रही थी। नाउ लैटरल एंट्री क्या है? देखो, नीति आयोग और सचिवों के एक समूह ने फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग ने इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार में मध्यवर्ती और उच्च प्रबंधन स्तरों पर कार्मिकों को लैटरल एंट्री का माध्यम से भर्ती करने की सिफारिश की थी। ये सभी अधिकारी कार्मिक केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा होंगे, ये भी कहा था। लैटरल एंट्री का मतलब बिना एग्जाम की सीधी भर्ती, मतलब आप एग्जाम नहीं देंगे, सीधे आपको भर्ती किया जाएगा। लैटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार यूपीएससी के बड़े पदों पर प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को सीधे भर्ती करती है। इसमें राजस्व शामिल है, वित्त है, आर्थिक, कृषि, शिक्षा जैसे सेक्टर्स को भी शामिल किया गया है। सरकार के मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर भर्ती लैटरल एंट्री की जाती है। यूपीएससी में लैटरल एंट्री की शुरुआत साल 2018 में की गई थी, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट के लिए 6077 एप्लीकेशन लाए थे। यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस के बाद 2019 में अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में नौ नियुक्ति की गई थी। ध्यातव्य है कि सामान्य स्थिति में इन पदों पर अगर बात करें अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। किसी विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव के बाद संयुक्त सचिव तीसरे स्तर पर का पद होता है, या विभाग में किसी विंग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्यरत होते हैं, जबकि निदेशक का पद संयुक्त सचिव से एक रैंक नीचे होता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि लैटरल एंट्री इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज आती है। जो एक्सपर्टीज, जो स्पेशलिटी, क्योंकि हम तो जनरल स्टडीज़ पढ़ के जाते हैं तो हमें सब जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है। जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो अपने एक्सपीरियंस का लाभ सरकार को दे सकते हैं। तो उच्च पदों के लिए विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय समय पर नियुक्तियां की हैं, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल थे, बिमल जालान, विजय केलकर, मोंटेक सिंह आलूवालिया, जयराम रमेश और अरविंद सुब्रमण्यम भी इसके कुछ बड़े उदाहरण हैं। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पास कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे कि नागरिक उड्डयन, रक्षा और शिपिंग आदि में विशेषज्ञता भी जरूरी है। अब उल्लेखनीय ये है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी उच्च पदों पर लैटरल एंट्री की बात की थी। 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के कारण केंद्रीय कर्मचारियों की आवश्यकता में कमी का अनुमान व्यक्त किया गया था। अब जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में मध्यवर्ती स्तर पर 18 से 25 वर्षों के अनुभव वाले वरिष्ठ अधिकारियों की अत्यधिक कमी पाई गई थी। लैटरल एंट्री के पक्ष में और विपक्ष में कुछ तर्क हैं, वो भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे आ सकते हैं एग्जाम में। तो अगर पक्ष की बात करें तो भारतीय नौकरशाही के शीर्ष स्तर पर विशेषज्ञों के अभाव एक बड़ी चिंता थी, जिस पर लैटरल एंट्री रखी गई थी। तब उनके प्रशासनिक निर्णय और क्षमताओं का आकलन करना कठिन हो जाता है। जब शुरू में बच्चे एग्जाम दे रहे हो तो तब नहीं जान सकते क्योंकि जनरल स्टडीज़ पढ़ के आए और अगर ऑप्शनल भी है तो उनको एक्सपीरियंस नहीं है, थ्योरेटिकल ज्ञान है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी ज़रूरी थी, इस वजह से लैटरल एंट्री को रखा गया था। सेवा में अनुभवी पेशेवरों और साथ ही साथ विशेषज्ञों में प्रवेश की अनुमति देने से यह कमी पूरी हो जाती। आईएएस में पदोन्नति बिना किसी बाधा के सहजता से होती है। योग्यतावाद लागू करने के प्रयास सफल नहीं हुए। पेशेवर क्षेत्र से विशेषज्ञों को लाने से आईएएस और अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आने में मदद मिलने की भी उम्मीद है। वर्तमान में शासन एक अधिक सहभागी और बहुअभिनेता प्रयास बनता जा रहा है। इस संदर्भ में लैटरल एंट्री निजी क्षेत्र और गैर लाभकारी संस्थाओं जैसे हिताधिकारों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी देता है। सरकार के लिए यह जानना अधिक महत्वपूर्ण भी हो गया है कि उसके नीतिगत निर्णयों का विभिन्न हिताधिकार क्या क्या है, जैसे कि निजी क्षेत्र, गैर लाभकारी संस्था और आम जनता, अर्थात वे लोग जिन्होंने बाहर से सरकार का अनुभव किया है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। विपक्ष में क्या क्या तर्क है? विपक्ष में विश्व की संभवतः सबसे कठिन खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की वर्तमान पीढ़ी ने जो विशिष्ट योग्यता हासिल की है, वह क्षेत्र में उनका अनुभव, जिनमें उन्हें हमारी सुदूरवादी क्षेत्रों में सबसे गरीब जिलों में सेवा प्रदान की है, तो उनके साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है। इसके अलावा जो लोग सुविधा संपन्न पृष्ठभूमि और निजी क्षेत्र से यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, उन्होंने शायद कभी गाँव का स्कूल भी नहीं देखा होगा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि केंद्र ने परिवर्तन को आसान बनाने और प्राधिकार स्थापित करने के लिए क्या प्रतिक्रियाएं अपनाई हैं। बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रणाली की बारीकियों की जानकारी नहीं होती, जिसका फ़ायदा उनके खिलाफ कई तरीकों से उठाया जाता है। निजी क्षेत्र और शैक्षणिक जगत से आए लोग नौकरशाही के साथ अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, ऐसी बातें कही गई हैं। या यही बात किसी भी अंतर क्षेत्रीय परिदृश्य पर लागू भी होती है। निजी क्षेत्रों का दृष्टिकोण लाभ उन्मुख है।
दूसरी ओर सरकार का उद्देश्य जनसेवा है, तो दोनों में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी आते हैं, यानी कि एक लाभ कमाना चाहता है और एक सेवा देना चाहता है। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव का डिफरेंस हो सकता है। यह भी एक मौलिक परिवर्तन है, बहुत फंडामेंटल है, जो निजी क्षेत्र के व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में काम करते समय करना पड़ता है। अब विशेषज्ञता लाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने में अंतर है। विशेषज्ञता लाने के लिए सरकार को निजी क्षेत्र में कर्मियों को नियुक्त करने की सख्त आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञता व्यापक रूप से उपलब्ध है और लगभग हर मंत्रालय द्वारा इसका उपयोग भी किया जाता है। पार्श्व प्रवेश भर्ती में विरोध के कई कारणों में एक पार्श्व प्रवेश प्रक्रिया भी पारदर्शिता है। सही लोगों का चयन स्पष्ट रूप से पारदर्शी तरीके से करना आवश्यक है। यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी से भी सवाल उठ सकते हैं कि यूपीएससी होता क्या है। देखो, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। लोक सेवा आयोग के रूप में बना था ये। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह संघ लोक सेवा आयोग बन गया। संसद के अनुच्छेद 312 के तहत संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बताई जाती है। यूपीएससी को अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया है। चलो अब इससे संबंधित एक मेंस का और एक प्री का दोनों का क्वेश्चन देखते हैं। लैटरल एंट्री क्या है? हाल ही में लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। क्वेश्चंस देखिए। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर लोक सेवा आयोग के रूप में की गई थी। दूसरा, संसद के अनुच्छेद 310 के तहत संघ और राज्य के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी हमारे उत्कर्ष ऐप पर 21 अगस्त तक ऑफ चल रहा है। जो भी इम्पोर्टेंट कोर्स आप ऑनलाइन ले रहे हैं उसमें 70% फ्लैट ऑफ तो है ही, इसके अलावा एडेड इसमें 13% का एक्स्ट्रा ऑफ है। आपको बस कोड यूज़ करना है NG13 और साथ ही साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम 100% का रिवॉर्ड पॉइंट्स भी दे रहे हैं, अप टू 100%। ठीक है, तो ये सारी इन सारी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि उत्कर्ष क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। या आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा और उस पर डाउनलोड करने के बाद जो आपको कोर्स अच्छा लग रहा है आपके लिए वो ले लीजिए। तो 21 अगस्त इज़ द लास्ट डेट। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।